नमस्कार दोस्तों, एटीसी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एटीसी क्या है। एटीसी यानी आदर्श टेक्निकल क्लासेज। जी हाँ मेरे दोस्तों, एटीसी आदर्श टेक्निकल क्लासेज दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी जो सीरीज चल रही है एएलपी सीबीटी 2 यानी कि मौके पर चौका सीरीज, तो यहाँ पे आज क्लास नंबर 4 लेकर आ रहे हैं और इसमें पूरे के पूरे जो क्वेश्चन होंगे आपके 75 टॉप 75 जो क्वेश्चन है वो डीसी मोटर के होंगे। पूरे के पूरे डीसी मोटर के क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्तों, 50 क्वेश्चन, और पूरे 75 क्वेश्चन का व्याख्या सहित क्या होगा, पूरा निचोड़ होगा, पूरा पोस्टमार्टम होगा। तो आइए एक एक करके अपन क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों प्लीज़ आपको अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन लीजिएगा दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये देखिएगा। जब डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामो है और ये विद्युत ऊर्जा को, किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है मेरे दोस्तों। यानी कि यहाँ पे अपन कहते हैं डायनामो का मतलब होता है कि एक जनरेटर है और जनरेटर का जो छोटा रूप होता है उसे अपन डायनामो कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक मशीन है और इसे डायनामो कहा गया है। लेकिन इसने क्या कह रहा है कि ये विद्युत ऊर्जा को, तो यहाँ पे अपन कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं? तो भैया दोस्तों यहाँ पे ये विद्युत ऊर्जा है। अरे ये विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर रहा है? तो अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी ऊर्जा होती है? तो यहाँ तो यांत्रिक ऊर्जा है। तो वह मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, अरे उसे तो हम मोटर कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? उसे हम मोटर कहते हैं मेरे दोस्तों। मोटर तो दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी मोटर और एक होती है डीसी मोटर। अगर आप विद्युत ऊर्जा एसी दे रहे हो तो वो आपकी एसी मोटर होगी। अगर आप डीसी दे रहे हो तो वो मोटर आपकी कौन सी होगी? तो अपन कहेंगे वो डीसी मोटर होती है। तो ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ बस यही पूछ रहा है कि वह मशीन या वह डायनामो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है तो बोलो उसे क्या कहते हैं? उसे हम मोटर कहते हैं। जनित्र क्या होता है? अरे जनित्र क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वो जनित्र कहलाता है। उत्पादक यानी पैदा करने वाला, और ये है इन्वर्टर। और इन्वर्टर जो होता है ये डीसी को किस में चेंज करेगा मेरे दोस्तों? ये एसी में चेंज करता है, तो वो इन्वर्टर कहलाता है। और यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ मोटर होती है। तो ये मोटर क्या करती है? ये मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पे आपकी शाफ्ट घूमती है। तो यहाँ पे ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, और ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्तों यहाँ पे, और एक एक क्वेश्चनों का पूरा एनालिसिस अपन करते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, एक मोटर द्वारा उत्पन्न की गई यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है जब, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि भैया एक मोटर है, ठीक है, और मोटर की यांत्रिक जो शक्ति है, यानी यांत्रिक जो शक्ति है वो अधिकतम कब होगी? तो अपन कहेंगे कि यहाँ पे अधिकतम कब होती है? तो यहाँ पे बैक ईएमएफ क्या हो जाए? शून्य हो जाए। बैक ईएमएफ लागू ईएमएफ से आधा हो जाए। बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से क्या हो जाए? कम हो जाए। और बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से अधिक हो जाए। दोस्तों यहाँ मोटर की जो दक्षता होती है, यानी जो एफिशिएंसी है, वो अधिकतम कब होती है? तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं शर्तें। शर्त नंबर पहली है कि यहाँ पे लोह हानि, क्या लोह हानि क्या होनी चाहिए? तो अपन कहेंगे ताम्र हानि के बराबर। ताम्र हानि के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जो लोह हानि होती है, लोह हानि जो होती है वो ताम्र हानि
का जो अनुपात होता है वो कितना होना चाहिए, तो अपन कहेंगे 1 होना चाहिए। दोस्तों तीसरी होती है कि जो लोह हानि होती है वो लोह हानि और जो ताम्र हानि होती है इनका अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 होना चाहिए। और मेरे दोस्तों चौथी जो शर्त है, अपन क्या दे रहे हैं, अपन वोल्टेज दे रहे हैं, आर्मेचर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो यहाँ अपन कहते हैं कि भैया बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है तो ये तो कम है और ये ज़्यादा है, लेकिन अपन को करना है बराबर। क्या करना है? बराबर। तो बराबर करते हैं तो इसको इंटू करना पड़ेगा किससे, यहाँ से 2 से इंटू करना पड़ता है। यानी कि डीसी मोटर में जो वोल्टेज होता है, सप्लाई वोल्टेज जो होती है वो बैक ईएमएफ का दुगना होता है ये। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, अगर बैक ईएमएफ निकालते हो तो बैक ईएमएफ निकालते हो तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे, और V आएगा ऊपर। तो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ होता है वो लागू ईएमएफ यानी जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसका आधा होता है बैक ईएमएफ। कब? तो अपन कहेंगे भैया अधिकतम दक्षता पर। क्या? अधिकतम दक्षता पर। तो दोस्तों ये चारों शर्तें आपकी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट। तो पहला क्या कह रहा है कि बैक ईएमएफ 0, ये तो होगा ही नहीं। बैक जो ईएमएफ है वो लागू वोल्टेज से आधा होता है, यानी बैक ईएमएफ है वो लागू वोल्टेज यानी कि ये वोल्टेज है और इससे आधा होता है। तो यहाँ अपन कहेंगे कि जो बैक ईएमएफ होता है वो लागू वोल्टेज है, उस लागू वोल्टेज का ये आधा होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, तो ये आपकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बैक ईएमएफ होता है ना, ये जो बैक ईएमएफ होता है ये प्रारंभ में, कब? ये प्रारंभ में, मोटर के प्रारंभ में क्या होता है, 0 होता है। मोटर के प्रारंभ में बैक ईएमएफ कितना होता है, तो अपन कहेंगे 0 होता है। जो बैक ईएमएफ होता है ये लेंज लॉ के अनुसार पैदा होता है। किसके अनुसार? लेंज लॉ के अनुसार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करते हुए पूरे के पूरे अपन टोटल 75 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे उच्च प्रारंभिक बल आगुण वाली दिष्ट धारा डीसी मोटर कौन सी होती है? तो भाई यहाँ पे उच्च टॉर्क बल, प्रारंभिक टॉर्क आगुण यानी बल आगुण का मतलब होता है टॉर्क वाली डीसी मोटर कौन सी होती है? तो भाई दोस्तों सबसे ज़्यादा जो टॉर्क होता है यहाँ पे एक मोटर होती है आपकी श्रेणी मोटर होती है, एक मोटर होती है शंट मोटर होती है, और मेरे दोस्तों एक मोटर होती है कंपाउंड मोटर। कौन सी होती है? कंपाउंड मोटर होती है। टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क तो सबसे ज़्यादा जो टॉर्क होता है तो इसमें सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक इसमें और सबसे कम इसमें पाया जाता है, और इसमें मध्यम पाया जाता है। तो यहाँ पे लगभग अपन कहते हैं कि जैसे स्टार्टिंग टॉर्क लगभग 5 गुना होता है, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क 5 गुना होता है, तो इसमें लगभग 1.5 गुना होता है। तो कंपाउंड मोटर में शंट की अपेक्षा ज़्यादा और सीरीज की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो लगभग मान लेते हैं कि इसमें 2 से 3 गुना स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है हमारे शंट मोटर में, और सबसे अधिक टॉर्क होने के कारण इसका जो उपयोग किया जाता है वो भारी लोड के लिए किया जाता है। किस लोड के लिए? भारी लोड के लिए किया जाता है। और यहाँ पे शंट मोटर का जो उपयोग किया जाता है वो निम्न लोड, लेकिन इसकी जो गति होती है वो नियत होती है। तो यहाँ पे कहेंगे कि हल्के लोड के लिए किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मोटर 2 प्रकार की होती है, एक होती है कम्युलेटिव और एक होती है कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल मोटर होती है। तो सबसे अधिक टॉर्क किसका होगा? इस श्रेणी मोटर का होता है, जबकि शंट मोटर का जो टॉर्क होता है वो आपके क्या होता है, शुरू में यानी कि 1.5 गुना होता है। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि श्रेणी मोटर का जो प्रारंभिक जो बलागुण होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न अपन ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पे नंबर 4। और नंबर 4 जो प्रश्न है क्या है कि डीसी मोटर का घूर्णनशील भाग क्या कहलाता है? अरे मेरे दोस्तों यहाँ पे अपन पूरे भाग की चर्चा करते हैं। तो ये है बॉडी, ये क्या होती है? तो अपन कहते हैं कि भैया ये है बॉडी, और बॉडी के अंदर की ओर आते हैं तो स्टेटर होता है, और स्टेटर में ये क्या लगे होते हैं? तो अपन कहते हैं कि भैया स्टेटर के अंदर तो ये फील्ड पोल होते हैं। तो इसे ये पूरा जो भाग होता है
ये पूरा जो भाग होता है यानी कि ये जिस पर ये लगे होते हैं तो इसे कहते हैं स्टेटर। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्टेटर। और स्टेटर के अंदर इनको कहते हैं फील्ड पोल। क्या कहते हैं? फील्ड पोल कहते हैं, फील्ड पोल। और इनके जो बीच में होते हैं यहाँ पे दो फील्ड पोलों के बीच में छोटा जो पोल होता है इसे कहते हैं हम दोस्तों इंटर पोल। क्या कहते हैं? इंटर पोल कहते हैं। और यहाँ पे ये जो भाग लगा होता है इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से जो भाग लगे होते हैं इसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पोल शू। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? पोल शू कहते हैं। इसके बीचों भाग में यहाँ पे घूमने वाला जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम आर्मेचर। क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। और आर्मेचर के जस्ट पास्ट में क्या लगा होता है? तो यहाँ कहते हैं कि ये लगा होता है हमारा कम्यूटेटर। क्या लगा होता है? कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर जो होता है इस डीसी मोटर के अंदर, ध्यान रखिएगा, डीसी को किस में बदलता है? यहाँ एसी के अंदर बदलता है। जब डीसी मोटर होती है तो यहाँ पे ये वाइंडिंग होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाइंडिंग को हम सप्लाई देते हैं। और आर्मेचर पे होता है तो आर्मेचर वाइंडिंग को भी अपन सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ आर्मेचर व फील्ड वाइंडिंग दोनों जगह क्या दी जाती है? सप्लाई दी जाती है। तो ये कम्यूटेटर है और यहाँ कम्यूटेटर के पास में आर्मेचर होता है, आर्मेचर में वाइंडिंग होती है। आर्मेचर में जो ईएमएफ होता है, आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ होता है ईएमएफ, वो ईएमएफ एसी होता है। हम देंगे तो डीसी, लेकिन कम्यूटेटर डीसी को किस में चेंज कर देगा? एसी में चेंज कर देता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डीसी मोटर का घूर्णनशील भाग क्या कहलाता है? क्या ध्रुव होते हैं? क्या ध्रुव तो ये है, तो ये नहीं होता है। स्टेटर ये रहा यहाँ पे जो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, तो ये भी नहीं है। आर्मेचर होता है, तो मेरे दोस्तों ये आर्मेचर होता है, राइट ऑप्शन। क्या कार्बन ब्रश जो होती है ये कम्यूटेटर पर लगी होती है, लेकिन कम्यूटेटर भाग घूमता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रश होती है ये घूमती नहीं है। ब्रश होल्डर के द्वारा ये रोकर प्लेट पर लगी होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्मेचर। यहाँ पे आर्मेचर का आपसे प्रतिरोध पूछ ले, क्या पूछ ले? प्रतिरोध पूछ ले। तो मेरे दोस्तों प्रतिरोध 1 ओम से क्या होता है? यहाँ पे 1 ओम से कम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये ब्रश है, जो ब्रश क्या करती है? यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जो होता है उसको कम्यूटेटर पर भेजने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और ये अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा, डीसी मोटर में लोहे क्षय का मतलब होता है हानि, किसमें होती है? तो अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूरा अपन विस्तार देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं हानि। जो हानि होती है यह हानि क्या है? तो अपन कहते हैं इनपुट देते हैं, आउटपुट लेते हैं, दोनों का अंतर हानि कहलाती है। तो यहाँ पे इनपुट माइनस क्या होता है? आउटपुट होता है। हानि जैसे कि अपन बात करते हैं, हानि एक होती है आपकी ताम्र हानि। कौन सी हानि होती है? ताम्र हानि होती है। जो ताम्र हानि होती है ये आपके प्रतिरोध व ऊष्मा के कारण उत्पन्न हानि होती है, जो वाइंडिंग में होती है। ये किस में होती है? तो अपन कहेंगे भैया ये तो वाइंडिंग में होती है। इस हानि को ज्ञात करने के लिए I² अपन सूत्र प्रयोग में लेते हैं। इसके लिए अपन क्या बात करते हैं? जैसे परीक्षण की बात करते हैं, तो परीक्षण दोस्तों होता है इसमें शॉर्ट सर्किट। कौन सा परीक्षण यूज में लेंगे? शॉर्ट सर्किट, या फिर अपन सीधा सा कहते हैं कि यहाँ पे पूर्ण भार परीक्षण यानी कि फुल लोड टेस्ट परीक्षण अपन यूज लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपकी ताम्र हानि होती है ये हमेशा ध्यान रखना किस पर निर्भर होती है? तो ये लोड पर निर्भर होती है। ताम्र हानि कभी भी आवर्ती पर निर्भर नहीं होती है। ताम्र हानि जो होती है ये आपके एसी व डीसी दोनों में
होती है, चाहे वहाँ AC हो चाहे वो DC हो। ये आपके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है, ये प्रतिरोध और ऊष्मा के कारण होती है, ये वाइंडिंग में होती है। इसका सूत्र होता है I²R होता है। परीक्षण शॉर्ट सर्किट या फुल लोड टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। जो ताम्र हानि होती है ये परिवर्तित हानि होती है। कौन सी होती है? तो अपन कहते हैं परिवर्तित हानि होती है। इसे वेरिएबल भी कहते हैं, ये नियत नहीं होती है, इसे चर हानि कहते हैं। अब आती है मेरे दोस्तों दूसरी हानि, जिसे अपन कहते हैं लोहा हानि। लोहा हानि को ध्यान से देखिएगा, इसे हम चुंबकीय हानि भी कहते हैं। इसी हानि को अपन क्रोड हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड हानि कहते हैं। मेरे दोस्तों ये जो लोहा हानि होती है ये लोड पर, किस पर? लोड पर निर्भर नहीं होती है। तो निर्भर किस पे होती है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? आवृत्ति पर निर्भर होती है। इसके परीक्षण की बात करते हैं, इसके परीक्षण की बात करते हैं तो परीक्षण ध्यान से देखिएगा, ये नो लोड, क्या? नो लोड टेस्ट, यानी कि अपन कहेंगे शून्य शून्य भार, शून्य लोड कह दीजिए, है ना, या फिर अपन कहेंगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा अपन क्या करते हैं? इस हानि को ज्ञात करते हैं। ये आपकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, लेकिन लोड पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होती है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि लोहा हानि जो होती है, भाई लोहा हानि कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपके स्ट्रेसिस। कौन सी होती है? स्ट्रेसिस। और ये स्ट्रेसिस जो हानि होती है कि जो लोहा क्रोड होती है, जब उसमें AC सप्लाई जाती है वाइंडिंग में, तो वहाँ बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है। इसके कारण स्ट्रेसिस हानि होती है। तो ये WH बराबर नीटा B मैक्सिमम का 1.6 F और V होता है। तो यहाँ अपन कहते हैं कि भाई इसमें जो आपकी हानि होती है वो फ्रीक्वेंसी की बिल्कुल क्या होती है? समानुपाती है। और इसको कम करने के लिए कोर के अंदर क्या मिलाते हैं? यहाँ पे सिलिकॉन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सिलिकॉन मिलाते हैं, जो 3 से 5% अपन यूज करते हैं। दूसरी हानि होती है हमारी कौन सी? एडी करंट, यानी कि भंवर धारा। कौन सी हानि होती है? भंवर धारा हानि होती है। तो दोस्तों जो लोहा क्रोड होती है उसमें उत्पन्न ऊष्मा के कारण जो हानि होती है वो आपकी एडी करंट हानि कहलाती है। और इसका सूत्र होता है WE बराबर F का स्क्वायर, B मैक्सिमम का स्क्वायर और T का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे WE समानुपाती होता है F का स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति पे जो हानि होगी वो हमारी एडी करंट हानि होती है। तो ध्यान रखना, इस हानि को कम करने के लिए जो लोहा क्रोड होती है, तो ये लोहा क्रोड क्या होगी? तो अपन कहेंगे पटलित, 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 यानी ये स्टैंपिंग होगी, ये पत्ती नुमा होती है। और यहाँ पे जो पत्ती नुमा होती है तो इसकी जो मोटाई होती है, तो ध्यान से देखिएगा 0.35 mm से लेकर के यहाँ पे 0.50 mm होती है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक हानि और बात करते हैं अपन, यांत्रिक हानि। कौन सी हानि होती है? यांत्रिक हानि, यानी जिसे मैकेनिकल लॉसेस कहते हैं। तो ये आपके घर्षण के द्वारा होता है। अब ये घर्षण किसका होता है? तो ये बैरिंग का घर्षण होता है, ये वायु का घर्षण होता है, जो पंखी फैन होता है वो ब्लेड से टकराता है तो वो होता है। या इसके अलावा अपन ये भी कहते हैं कि जो ब्रश होती है कम्यूटेटर पे घर्षण करती है तो वो भी घर्षण होता है। तो ये लोड पर डिपेंड नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पे ये लोड पर डिपेंड नहीं होती है, यानी कि यांत्रिक हानि जो होती है ये आपके नियत हानि होती है। तो पूरा विवरण देख लो, इतना समझा दिया। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं एक प्रश्न यानी कि टोटल 75 प्रश्न नहीं कर रहे, कम से कम एक प्रश्न के साथ में यहाँ 4 से 5 प्रश्न मिनिमम लेके अपन चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे 75 है और 4 प्रश्न भी लेके चलते हैं तो 75 × 4 कर लीजिए कितना होता है, तो 300 प्रश्न एक सब्जेक्ट पर अपन पर डे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेहनत आपको नज़र आ रही होगी, और इस मेहनत में कुछ यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा बहुत इतना सा भी कुछ दिखता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इस परिवार को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको मैं मेहनत
कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा और ना ही आपको हटने दूंगा, आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। इस चीज़ का मेरा ये वादा है दोस्तों। आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, मैं पूरे एक एक चैप्टरों का पूरा एनालिसिस कर दूंगा और यहाँ पे बहुत जल्द आपके लिए एक और बड़ा धमाका करने वाला हूँ। आप देखते रहिएगा और एक एक चीज़ को समझते रहिएगा। तो यहाँ पे डीसी मोटर में लोहा क्षय किसमें होती है, अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो अपन कहते हैं कि ये मोटर है, यहाँ पे ये है, ये फील्ड पोल है, यहाँ वाइंडिंग होती है, जी हाँ वाइंडिंग होती है ये, और इस वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई देते हैं, डीसी देते हैं। बीच में होता है हमारा आर्मेचर, आर्मेचर में कौन सी आती है, एसी आती है। किसके कारण आती है, कम्यूटेटर के कारण। देते तो हम डीसी है, लेकिन कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को सॉरी डीसी को एसी में बदल देता है। इसलिए केवल जो लोड हानि होती है वो ओनली फॉर आर्मेचर में होती है, फील्ड पोल पर नहीं होती है। तो योग के अंदर जी नहीं, क्षेत्र के अंदर जी नहीं, यहां पे अपन कहेंगे ओनली फॉर, बोलो किसमें होगी, तो यहां पे आर्मेचर के अंदर यहां पे क्या होती है, हमारी ताम्र हानि होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और ये दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो दोस्तों यहां पे एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से अपन हल करने वाले हैं। और ये देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे, और अगला प्रश्न है किस प्रकार की डीसी मोटर के लिए ब्रेक टेस्ट उपयोग किए जाते हैं। तो लघु अश्व शक्ति मोटर, उच्च गति मोटर, उच्च अश्व शक्ति मोटर और परिवर्तित स्पीड मोटर। मेरे दोस्तों यहाँ पे अगर डीसी मोटर की बात करते हैं, डीसी मोटर की अगर बात करते हैं तो डीसी मोटर में पहला होता है क्या, हॉपकिंस, हॉपकिंस। तो यहाँ पे हॉपकिंस टेस्ट होता है। एक होता है स्विन बर्न, क्या होता है, स्विन बर्न टेस्ट होता है, स्विन बर्न होता है। यहाँ पे तीसरा होता है एक आपके ब्रेक टेस्ट, कौन सा होता है, ब्रेक टेस्ट होता है। दोस्तों ये हॉपकिंस होता है, ये हमेशा फुल लोड पर होता है। किस पर होता है, फुल लोड पर होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट पर होता है। तो हॉपकिंस के द्वारा फुल लोड पर होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो यहाँ से अपन ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। ठीक है, स्विन बर्न होता है, ये हमेशा नो लोड पर होता है। किस पर होगा, तो ये नो लोड पर प्रयोग अपन करते हैं। यहाँ पे जब ये नो लोड होगा तो यहाँ पे ये ओपन सर्किट होता है। क्या होता है, ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट होता है तो कौन सी हानि ज्ञात कर सकते हैं, इससे लो हानि ज्ञात कर सकते हैं। जब ये नो लोड पर होता है तो ये डीसी सीरीज मोटर के लिए प्रयोग नहीं होता है। जबकि यहाँ पे ये जो ब्रेक टेस्ट होता है, ये जो ब्रेक टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ब्रेक टेस्ट जो होता है ये डीसी सीरीज मोटर के, और वो भी कौन सी, लघु अश्व शक्ति मोटर के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो आपसे हॉपकिंस पूछे तो हॉपकिंस का प्रयोग, हॉपकिंस जो टेस्ट है वो कब करते हैं, तो फुल लोड पर करते हैं, ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट पर ज्ञात होता है। यहाँ पे स्विन बर्न होता है, ये नो लोड होता है, और ये ओपन सर्किट होता है, तो इसमें लो हानि ज्ञात करते हैं। इसमें ये जो टेस्ट होता है ये कभी भी डीसी सीरीज मोटर के लिए अपन प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि ब्रेक टेस्ट जो होता है ये ओनली फॉर सीरीज मोटर के लिए होता है। तो ये सीरीज मोटर के लिए अपन प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, लघु अश्व शक्ति मोटर अपन प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और ये है दोस्तों अगला प्रश्न। तो यहाँ पे ये अगला प्रश्न है, दिए गए परीक्षण में कौन सा परीक्षण डीसी मशीन की प्रत्यक्ष परीक्षण में उपयोगी होता है। एक होता है स्विन बर्न परीक्षण, एक होता है क्षेत्र परीक्षण, एक होता है हॉपकिंस परीक्षण, और एक होता है ब्रेक परीक्षण। मेरे दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि प्रत्यक्ष परीक्षण। अभी जस्ट मैंने आपसे कहा था कि जो स्विन बर्न परीक्षण होता है ये अपन श्रेणी मोटर में नहीं करते हैं। जो स्विन बर्न होता है ये ओनली नो लोड पर किया जाता है। जबकि यहाँ पे हॉपकिंस होता है ये आपके फुल लोड पर किया जाता
है। यहाँ पे जो ब्रेक टेस्ट होता है, इस ब्रेक टेस्ट को ही मेरे दोस्तों यहाँ पे प्रत्यक्ष परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको प्रत्यक्ष परीक्षण कहते हैं, या इसे ही डायरेक्ट कहते हैं। और ये श्रेणी मोटर के लिए अपन क्या करते हैं? प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा ध्यान रखना, यहाँ पे नो लोड है तो यानी कि यहाँ पे लोहा हानि ज्ञात करते हैं, जबकि इससे अपन ज्ञात करते हैं ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। तो आपसे पूछा प्रत्यक्ष, तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। और अगला क्वेश्चन लीजिएगा दोस्तों, ये यहाँ पे अगला प्रश्न, और ये है आपके पास में अगला प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एक प्रेरण मोटर की तुलना में एक डीसी मोटर में एयर गैप कितना होता है? तो यहाँ 50% से कम होता है, यहाँ 50% और 90% के बीच होता है, समान होता है या अधिक होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे प्रेरण मोटर की तुलना में डीसी मोटर में जो एयर गैप होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। ये एयर गैप होता क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये मोटर की जो बॉडी है वो है, ये आपके फील्ड पोल यानी स्टेटर पर फील्ड पोल लग चुके हैं और बीच में होता है आर्मेचर। तो ये जो गैप होता है, इस गैप को ही अपन क्या कहते हैं? यहाँ पे एयर गैप कहते हैं, यानी हिंदी में बोले तो वायु अंतराल। क्या कहते हैं? वायु अंतराल होता है। तो यहाँ पे डीसी के अंदर क्या होता है? अधिक होता है। तो प्रेरण मोटर की तुलना में डीसी मोटर में एयर गैप क्या होता है? अधिक होता है। जबकि यहाँ पे एसी जो मोटर होती है उसमें एयर गैप क्या होता है? तो अपन कहेंगे कम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा यहाँ पे, और ये अगला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मोटर स्टार्टर का प्रकार नहीं है? मेरे दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है कि डीसी मोटर का कौन सा प्रकार नहीं है। 2 पॉइंट स्टार्टर ये होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर ये भी होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर ये भी होता है, लेकिन एकल पॉइंट स्टार्टर ये नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है मेरे दोस्तों, इसको अपन ड्रम स्टार्टर भी कहते हैं। कौन सा? ड्रम स्टार्टर भी कहते हैं। इसको फेस प्लेट स्टार्टर भी कहते हैं। और ये जो होते हैं ये कौन सी मोटर के लिए होते हैं? तो अपन कहते हैं कि ये डीसी श्रेणी मोटर को चलाने के लिए होते हैं। तो डीसी श्रेणी मोटर में ओनली फॉर 2 पॉइंट प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पे 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है ये शंट मोटर के लिए अपन प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट ही होते हैं। इसके अंदर OLC अपन प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि इसमें OLC प्रयोग की जाती है। OLC इसमें अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जबकि 4 पॉइंट जो स्टार्टर होता है ये आपके कंपाउंड मोटर होती है उसको चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड होता है और ये 3 पॉइंट यानी कि शंट मोटर है उसको चलाने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन बेटर है कंपाउंड मोटर। तो इसमें 4 पॉइंट होते हैं। इसमें एक OLC तो लगता ही लगता है, इसके अलावा एक संरक्षी प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है। वेरिएबल एक प्रतिरोध होता है, वो अपन इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, 1 पॉइंट का स्टार्टर होता ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या करेंगे? ए। तो डीसी मोटर में मेरे दोस्तों टोटल कितने स्टार्टर होंगे? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। यहाँ पे 2 पॉइंट स्टार्टर का जो नाम है वो ड्रम स्टार्टर भी होता है, और यहाँ पे ये फेस प्लेट स्टार्टर भी कहते हैं। जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है वो ओनली फॉर डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ 3 पॉइंट स्टार्टर होता है तो शंट मोटर होती है जिसमें OLC लगी होती है, जबकि इसमें OLC नहीं लगाई जाती है। OLC बोले तो ओवरलोड कॉइल होती है, जो मोटे तार कम लपेट की बनी होती है, और फेज तार के ध्यान रखना, फेज तार के बिल्कुल किस क्रम में लगी होती है? श्रेणी क्रम में लगी होती है, जो ओवरलोड धारा से क्या करती है? सुरक्षा करती है। और 4 पॉइंट जो स्टार्टर होता है ये आपके कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें OLC भी होती है और NVC तो खैर सब में ही होती है। NVC यानी नो वोल्ट कॉइल होती है, जिसे होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं। ये पतले तार और अधिक लपेट में बनी होती है। और यहाँ पे जो NVC होती है, इस NVC
तो NVC के श्रेणी क्रम में ये आपका संरक्षित प्रतिरोध लगा होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 पॉइंट स्टार्टर, ये होता ही नहीं है। आगे अगला जो क्वेश्चन है आपके, और अगला क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं 10 नंबर दोस्तों। और ये अगला प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कौन सी मोटर अपकेंद्रीय पंप में इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखो, श्रेणी मोटर की अगर बात करते हैं तो श्रेणी मोटर जो होती है हमेशा भारी लोड पर कार्य करती है। अब भारी लोड में जैसे कि अपन बात करते हैं क्रेन, इसमें बात करते हैं ट्रेन, इसमें बात करते हैं जैसे कि होएस्ट, क्या बात करते हैं, होएस्ट, इसमें बात करते हैं जैसे लोकोमोटिव होता है, इसी के अंदर बात करते हैं ट्रैक्शन, क्या होता है, ट्रैक्शन। तो ये इन सभी के अंदर ये प्रयोग किए जाते हैं। जबकि जो शंट मोटर होती है, ये शंट मोटर एक तो जैसे कटिंग टूल्स मशीन होती है, वहाँ पे अपन प्रयोग करते हैं। एक जैसे अपकेंद्रीय पंप के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे हैं जैसे खराद मशीन होती है, खराद मशीन को लेथ मशीन कहते हैं। कौन सी मशीन कहते हैं, लेथ मशीन भी अपन कहते हैं। तो यहाँ पे ये शंट मोटर होती है। एक होती है प्रेरक मोटर यानी चौक, या तो श्रेणी या फिर शंट। तो यहाँ पे अपकेंद्रीय जो पंप है, तो अपकेंद्रीय पंप कौन सी मोटर होगा, तो अपन कहेंगे सीधा यहाँ पे बी यानी कि शंट मोटर प्रयोग करते हैं। जबकि कंपाउंड मोटर वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ लोड का मान एकदम से बढ़ जाए या एकदम से घट जाए, जैसे पंचिंग मशीन होती है, रोलिंग मशीन होती है, तो वहां पे अपन प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाता है मेरे दोस्तों यहां पे ये। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों यहां पे आपके स्क्रीन पर, और यहां पे आप देखिएगा अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न अपन लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिएगा, यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट है, तो कंडक्टर की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों कंडक्टर का मतलब होता है चालक, क्या होता है, चालक होता है। और आर्मेचर में ओनली फॉर 12 स्लॉट्स है। ठीक है भैया, 12 स्लॉट्स है यहाँ पे, तो ये 12 है। और एक स्लॉट्स के अंदर कितने हैं, प्रति स्लॉट्स यानी प्रति कंडक्टर के साथ, यानी 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ, यानी कि कितने हैं, 39 स्लॉट्स हैं। 12 स्लॉट्स प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट है। ठीक है, ये 39 है। तो कंडक्टर की कुल संख्या यानी एक स्लॉट में आप ऐसे कह सकते हो कि 12 तार है, और टोटल स्लॉट है 39। तो यहाँ पे बार नाम का 108, तो यहाँ पे 10 और भारतीय 36 और 10 कितना हो गया, 46, तो 468। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा 468 चालक तार होते हैं। अगला लीजिएगा, यहाँ पे अगला आ चुका है मेरे दोस्तों, यहाँ पे वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं कि जो वार्ड लियोनार्ड है, ये डीसी मोटर की एक गति नियंत्रण विधि होती है। तो डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि होती है। इस विधि के अंदर वोल्टेज को नियंत्रण करके गति को नियंत्रण करते हैं। तो वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है। अब ये कैसे होती है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे एक जनरेटर होता है, यहाँ पे एक मोटर होती है, यानी आर्मेचर हो गया दोनों का। यहाँ पे ये इस तरह है, ये इसका यहाँ पे लगाया जाता है ये, और यहाँ पे इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये इस प्रकार से, और यहाँ जाती है हमारी सप्लाई इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक संरक्षित प्रतिरोध होता है, वेरिएबल प्रतिरोध, ठीक है। और यहाँ पे ये, और इसकी जो शाफ्ट होती है, ये आपके यहाँ मोटर होती है, दोनों की शाफ्ट होती है, और ये होती है भैया 3 फेज
प्रेरण मोटर। तो यहाँ पे ये तो होती है 3 फेज प्रेरण मोटर, ये जनरेटर, और ये होता है मोटर। तो यहाँ पे ये रिवर्सिंग स्विच होता है। क्या होता है? रिवर्सिंग स्विच। तो ये रिवर्सिंग स्विच के द्वारा मोटर जो होती है उसको सीधी या विपरीत दिशा में क्या करते हैं? बदला जाता है। तो रिवर्सिंग स्विच के द्वारा, जबकि यहाँ पे इसके मान को कम ज़्यादा करके, ये आपका प्रतिरोध है वेरिएबल, तो इसके मान को कम ज़्यादा करके इस मोटर के क्या करते हैं? गति को नियंत्रण किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे इसको कम ज़्यादा करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? कम ज़्यादा। चुंबकीय फ्लक्स कम ज़्यादा होगा तो जनरेटर ईएमएफ क्या बनाए? कम ज़्यादा बनाएगा, और ये सीधा ईएमएफ जा रहा है यहाँ पे। तो ये ईएमएफ यहाँ कम ज़्यादा होगा तो गति भी क्या होती है? कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे टोटल कितनी मशीन प्रयोग करते हैं? तो अपन कहते हैं इस मशीन के अंदर यहाँ पे टोटल अपन 3 मशीन प्रयोग करते हैं, और ये सबसे बड़ी विधि होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत यहाँ पे बड़ी होती है। इसमें गति को भी क्या कर सकते हैं? आसानी से बदल सकते हैं, यानी कि दिशा को बदल सकते हैं। गति इसमें 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0 कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल मशीनें होती है आपकी 3, और ये ध्यान रखिएगा ये वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है। तो ये वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ये NVR कॉइल का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे कहते हैं नो वोल्ट रिलीज कॉइल। नो वोल्ट रिलीज कॉइल, ये नो वोल्ट रिलीज कॉइल, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे नो वोल्ट NVC, इसको शॉर्ट में कई बार क्या कहते हैं? NVC भी कहते हैं, नो वोल्ट कॉइल होता है। तो यहाँ ये कैसे होती है? ये यहाँ पे इस प्रकार से होती है। ये लोहा क्रोड होती है, लोहा ये क्रोड होती है, और जिस पर ये तार लपेट कर इसको सप्लाई देते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? ये विद्युत चुंबक। क्या होता है? विद्युत चुंबक होता है। जो NVC होती है ये पतले तार व अधिक लपेट के बनाई जाती है। ये किसी भी लीवर, प्लंजर या कॉन्टैक्टर को जकड़ने का कार्य करती है। तो ये NVC जो होती है इसको अपन होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं। तो इसे अपन होल्डिंग कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे नो वोल्ट रिलीज कॉइल होती है। ठीक है। जो डीसी मोटर होती है उनके जो स्टार्टर होते हैं उसमें हैंडल को जकड़ने के लिए ये प्रयोग की जाती है, जबकि जो अपने एसी के स्टार्टर होते हैं उसमें कॉन्टैक्टर जो होते हैं उसकी पत्तियों को, टर्मिनलों को जकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन। तो डीसी मोटर में ईएमएफ सीधे खालिस्तान के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं जैसे बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ होता है वो आपके ईएमएफ के समान होता है। तो यहाँ फाई ZNP/60A। अब यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्तों, देखो पोलों की संख्या क्या होती है? फिक्स होती है। तो चालकों की संख्या भी फिक्स होती है। यहाँ पे A यानी समांतर पथों की संख्या भी फिक्स है, और ये 60 भी फिक्स है। तो ये तो क्या है, अपन कहेंगे ये तो नियतांक होते हैं। क्या होते हैं? ये तो नियतांक होते हैं। ये नियतांक होते हैं। तो बचा क्या है? तो EB बचा है, और यहाँ पे फाई बचा है, और एक गति बची है। तो यहाँ से अगर मैं गति निकालता हूँ तो फाई तो चला जाएगा नीचे, और EB आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पे ऊपर। तो वेरी वेरी मोस्ट है कि जो डीसी मोटर के अंदर जो गति होती है वो चुंबकीय बैक ईएमएफ के तो समानुपाती है, लेकिन यहाँ चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है? विलोम अनुपाती होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। बैक ईएमएफ जो होता है ये चुंबकीय फ्लक्स और गति दोनों के ही समानुपाती होता है। तो डीसी मोटर में ईएमएफ सीधे अनुपातिक, अनुपातिक का मतलब होता है समानुपातिक। तो बैक ईएमएफ जो होता है वो भैया चुंबकीय फ्लक्स और गति के क्या होता है? समानुपाती होता है। चाहे तो यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ पे गति के समानुपाती है। पोलों की संख्या बिल्कुल पोलों की संख्या के भी समानुपाती है। आर्मेचर संवाहक, संवाहक का मतलब होता है चालक। तो यहाँ पे इनकी संख्याओं के बीच क्या होता है? समानुपाती होता है, अनुपातिक होता है। और ये प्रवाह, तो भाई ये प्रवाह क्या है? तो डीसी मोटर में ईएमएफ सीधे
सीधे अनुपातिक, अनुपातिक का मतलब क्या होता है, समानुपाती होता है। तो भैया इस पे भी होता है, इस पे भी होता है, इस पे भी होता है। तो यहाँ पे शायद इसमें अपन ये करेंगे, यहाँ इसको काट कर यहाँ करेंगे सभी। तो इन सभी पर राइट क्या होता है, समानुपाती होता है। आपका जो बैक ईएमएफ होता है वो ओनली फॉर किस पर नहीं होता, तो अपन कहेंगे समांतर पथों की संख्या की ये विलोम अनुपाती होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेंगे, जो सभी होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और ये आ चुका है मेरे दोस्तों अगला प्रश्न। एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए उपयुक्त होती है। तो दोस्तों डीसी सीरीज जो मोटर होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये भारी लोड के लिए होती है। पंप के लिए तो अपन कौन सी मोटर प्रयोग करेंगे, बताओ कमेंट में बताओ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा कि पंप के लिए कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं। पंच मशीन, इसको मैं बता देता हूँ कि ये आपके कंपाउंड मोटर प्रयोग करते हैं। खराद मशीन, ये मैं बता देता हूँ कि ये आपकी कौन सी मोटर हो जाएगी, तो शंट मोटर प्रयोग करते हैं। और ये क्रेन है, क्रेन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्रेन है, होएस्ट है, ट्रैक्शन है, लोकोमोटिव है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेन के अंदर प्रयोग करते हैं, तो ये डीसी सीरीज मोटर अपन प्रयोग करते हैं। पंप के लिए कौन सी मोटर प्रयोग होती है, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न अपन लेते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ रहा है ये, और अगला प्रश्न जो है कि भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के खालिस्तान के हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। कि भाई भंवर धारा जो होती है, भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के खालिस्तान के हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। पहले तो ये देखिएगा कि जो भंवर धारा यानी कि जो एडी करंट है, तो ये एडी करंट एसी पे डिपेंड होती है, ठीक है। और एसी डिपेंड होती है तो डीसी मोटर के दो भाग होते हैं, स्टेटर और आर्मेचर। तो आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर, तो आर्मेचर में एसी होती है, जबकि यहाँ जो स्टेटर होता है, स्टेटर में डीसी होती है। तो डीसी में आपकी एडी करंट नहीं होती है, तो यहाँ पे एसी होगी, और एसी होगी तो लो हानि होगी, लो हानि होगी तो एडी करंट भी होती है। तो यहाँ योक के अंदर नहीं होती है, फील्ड पोल में भी नहीं होती है। यहाँ कम्यूटेटिंग, तो कम्यूटेटिंग में नहीं होगा, तो अपन कहेंगे आर्मेचर। तो यहाँ पे जो हमारी एडी करंट होती है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पहुँचाता है, ये आर्मेचर में पहुँचाता है, क्योंकि आर्मेचर में चाहे वो डीसी जनरेटर हो, चाहे डीसी मोटर हो, आर्मेचर में एसी ईएमएफ होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा यहाँ पे, और ये है मेरे दोस्तों अगला प्रश्न। और ये अगला प्रश्न आ चुका है, डीसी शंट मोटर में उत्पन्न आगुण खालिस्तान के समानुपाती होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारा उत्पन्न टॉर्क है, यानी कि एक मोटर है श्रेणी, एक मोटर है यहाँ पे शंट, क्या है, शंट। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ये समानुपाती होता है आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती श्रेणी मोटर में। और शंट मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है, यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये सीधा टॉर्क लिखो आप, तो जो टॉर्क होता है ये धारा के, आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। तो ये श्रेणी मोटर पूछे तो ध्यान रखना ये, तो इस प्रकार से। लेकिन ये प्रारंभिक कंडीशन है, कौन सी है, प्रारंभ में। और बाद में यानी रनिंग, तो रनिंग में तो कैसा होगा, तो ये टी समानुपाती आई ए हो जाता है। और ये दोनों में, चाहे वो प्रारंभिक कंडीशन हो चाहे रनिंग कंडीशन हो, दोनों में यही पोजीशन होती है। तो ये कह रहा है उत्पन्न जो आगुण होता है समानुपाती होता है, किसमें, शंट मोटर में। तो शंट मोटर में तो आर्मेचर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और ये हमारा अगला प्रश्न है। तो एक दिष्ट धारा मोटर पूर्ण भार पर 1725 आरपीएम और शून्य भार पर 1775 आरपीएम पर चलती है, तो गति नियमन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं गति नियमन यानी स्पीड रेगुलेशन। तो यहाँ पे एन नो लोड यानी एन माइनस एन अपॉन में एन इंटू में 100। तो NL यानी नो लोड पर कितना है, तो भैया शून्य लोड पर 1775 है, 1775
फुल लोड पर कितना है 1725 है, 1725 है। और फुल लोड पर कितना है, सॉरी इसमें तो NL आता है ना, इसमें तो NL आता है यहाँ पे, तो NL कितना है 1775। 1775 में से 1700 क्या जाएगा 25, तो कितना बचेगा 50, और 50 यहाँ पे इंटू है तो ये कितना हो जाएगा 5000। तो यहाँ पे अपन कहेंगे सीधा 1775। अब इसको दोस्तों काटिएगा, तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा कह रहे हैं, देखो इसको 25 से उड़ा दीजिएगा, तो यहाँ पे 25 सिंह 150 और 25 सत्ता 175, 25 सत्ता 175, तो 2 आया 5, 25 एकम 25 यानी 71 बार, और 25 दूना 50 यानी कि 200 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 यानी कि भैया 2 पॉइंट, तो 2 बार तो जा रहा है। और फिर यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं क्योंकि 2 पॉइंट के बाद में तो यहाँ पे 2 पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ केवल एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 9 होता है। तो इस प्रकार से अपन गति नियमन यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे बेस्ट जो गति नियमन होता है वो अपन कहेंगे सबसे बेस्ट होता है शंट मोटर का, और बेस्ट है ना। और ख़राब की बात करते हैं, खराब का होता है श्रेणी मोटर, तो श्रेणी मोटर में खराब का मतलब होता है अधिक, और यहाँ बेस्ट का मतलब होता है निम्न, है ना। तो यहाँ पे तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके ये, और अगला प्रश्न आ गया है, एक डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यानी डीसी मोटर के चालक के घूर्णन, चालक का मतलब होता है आर्मेचर कैसे घूम रहा है उसकी दिशा निर्धारित होती है। एम्पियर का नियम होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, और मेरे दोस्तों लेंज का नियम है। तो यहाँ मैं बार बार बता रहा था, कल जैसे अपन ने डीसी जनरेटर पढ़ा था, मैंने कहा था डीसी जनरेटर को चलाना है, इंजन को चलाना है तो दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, और मोटर को तो बाएं हाथ के स्टार्टर से अपन दबा देते हैं। तो मोटर के लिए तो बायां हाथ, और जनरेटर के लिए कौन सा होगा, यहाँ पे दायां हाथ प्रयोग करते हैं। और आपका चाहे वो एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो तो दाहिने हाथ से प्रयोग कर सकते हैं, जबकि डीसी मोटर के लिए बोलो कौन सा हाथ यूज लेंगे, बाएं हाथ, यानी फ्लेमिंग का बायां हाथ अपन यूज लेते हैं। तो बाएं हाथ में फ्लेमिंग ने क्या बताया कि जो आपका अंगूठा होता है वो तो चालक की घूमने की दिशा, जबकि छोटी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को, बड़ी अंगुली जो होती है जो अपन आरोपित ईएमएफ दे रहे हैं, लागू ईएमएफ होता है, वो ईएमएफ यहाँ पे बताती है कौन सी बड़ी अंगुली होती है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम आएगा, और यहाँ पे ये जो होता है ये किसके लिए हो जाएगा, तो अपन कहेंगे जनरेटर के लिए उपयुक्त होता है। लेंज नियम किस पर कार्य करता है, तो ओनली फॉर एसी पर कार्य करता है। ठीक है, एम्पियर नियम क्या कहता है, तो एम्पियर नियम दो चालकों के मध्य में जो बल लगता है उस बल को ज्ञात करने के लिए एम्पियर नियम का हम प्रयोग करते हैं। जो एम्पियर नियम का सुधरा हुआ रूप बायो सावर्ट नियम कहलाता है। तो राइट ऑप्शन तो ये हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपके, तो यहाँ पे 20 नंबर जो प्रश्न है, विद्युत मशीनों में एक पोल पिच होता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ अपन कहते हैं कि विद्युत कोण जो होता है वो पोलों की संख्या, क्या, पोलों की संख्या बटे में 2 इंटू यांत्रिक कोण होता है। तो यहाँ पे पोलों की संख्या को मैं P से लिख सकता हूँ, इसको 2 से लिख सकता हूँ, और यांत्रिक कोण का मतलब होता है, यांत्रिक कोण का मतलब 360, 2 से ये गया तो सीधा 180। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं P इंटू 180 होता, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे विद्युत पोल यानी एक पोल पर, तो एक का मतलब 1 हो गया, इंटू में 180 डिग्री हो गया, तो भैया 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने पोलों पर विद्युत कोण
और यांत्रिक कोण बराबर होते हैं, तो भैया यांत्रिक कोण तो 360 है, जब एक पोल पर 180 है तो दो पोल पर कितना हो जाएगा, तो 360। तो अपन कहेंगे दो पोलों पर विद्युत कोण और यांत्रिक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, बराबर 180 विद्युत डिग्री और बराबर 180 यांत्रिक डिग्री। तो विद्युत मशीन में एक पोल पिच जो होती है, एक पोल पिच होती है, यहाँ पे विद्युत कोण तो पूछ ही रहे, तो एक पोल पिच बराबर होता है 180 डिग्री विद्युत। भाई विद्युत तो याद कर रहे हैं, तो 180 डिग्री विद्युत यहाँ पे, क्योंकि यांत्रिक तो ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे एक पोल पर कितना आएगा आपका 180 डिग्री होता है, जबकि दो पोल पर यांत्रिक कोण और विद्युत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है ये, और अगला प्रश्न आ चुका है कि डीसी मशीन की दक्षता अधिकतम होगी जब परिवर्तित हानि खालिस्तान के बराबर होगी। दोस्तों शायद मैंने पहला ही जो प्रश्न है वो यही लिया था कि जो अधिकतम जो दक्षता होती है वो अधिकतम दक्षता क्या होगी, तो परिवर्तित हानि का मतलब होता है ताम्र हानि, और ताम्र हानि जो होती है वो परिवर्तित हानि का मतलब यानी स्थिर हानि। कौन सी हानि, स्थिर हानि, और स्थित हानि का मतलब है लौह हानि। तो यानी लौह हानि कौन सी हानि होती है, तो नियत हानि होती है। तो नियत हानि और परिवर्तित हानि जिस समय क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो अधिकतम दक्षता पे कार्य करती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। तो अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे उच्च प्रारंभिक बल आगुण वाली दिष्ट धारा डीसी मोटर कौन सी होती है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सबसे ज़्यादा जो टॉर्क होता है, वो सबसे ज़्यादा टॉर्क होता है वो आपके श्रेणी मोटर का होता है, जो लगभग 5 से 7 गुना तक ये होता है स्टार्टिंग टॉर्क। तो यहाँ पे श्रेणी मोटर, और सबसे कम होता है तो अपन कहेंगे ये सबसे कम होता है, तो लगभग 1.5 गुना होता है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल कंपाउंड, तो भैया इससे तो ज़्यादा होता है और इससे कम होता है, तो लगभग मान लेते हैं कि जैसे कि 2.5 से 3 तक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा, यहाँ पे 23 नंबर कौन सा है, 23 नंबर, डीसी मोटर की फील्ड फ्लक्स को, डीसी मोटर है उसके फील्ड फ्लक्स को खालिस्तान प्राप्त करके नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों अभी आपने निकाला था कि जो गति होती है ये बैक ईएमएफ के क्या होती है, समानुपाती, जबकि चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है, विलोम अनुपाती है। और ये कह रहा है कि फील्ड फ्लक्स यानी ये फ्लक्स है, तो फ्लक्स को नियंत्रित करके यानी फ्लक्स को खालिस्तान प्राप्त करके यानी निर्धारित गति से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, निर्धारित गति से उच्च कर सकते हैं, और निर्धारित गति से की गति। अच्छा, अब देखो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे इस फील्ड के द्वारा फ्लक्स के द्वारा, लेकिन इसने क्या कह दिया, फील्ड फ्लक्स के द्वारा। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। यहाँ पे गति के बारे में पूछा जा रहा है कि जो गति प्राप्त करते हैं वो, तो मेरे दोस्तों एक होता है आर्मेचर नियंत्रण। क्या होता है, आर्मेचर नियंत्रण, ठीक है। और एक होता है फील्ड नियंत्रण, ठीक है। ये दो चीज़ है, फील्ड नियंत्रण और एक है ये नियंत्रण। कैसे याद रखना है, देखो ये फील्ड होता है भैया बड़ा, और आर्मेचर होता है छोटा सा, क्योंकि ये मोटर है और ये फील्ड पोल है तो बड़ा हो गया, और आर्मेचर बीच में लगता है, ये हो गया। तो ये छोटा सा है तो गति भी छोटी सी होगी, ऐसे याद रखो। आर्मेचर छोटा सा है तो गति भी छोटी सी होगी, यानी आर्मेचर के द्वारा जो गति होती है ये भैया सामान्य से क्या होती है, कम होती है। जबकि फील्ड बड़ा होता है तो इसकी जो गति होती है, इसमें जो गति होती है वो सामान्य से क्या होती है, अधिक होती है। इसको ध्यान रखिएगा।
तो फील्ड के लिए पूछ रहा है तो सामान्य से अधिक होगी, आर्मेचर के लिए पूछ रहा है सामान्य से कम होगी, तो भैया फील्ड फ्लक्स पूछ रहा है तो सामान्य से अधिक होगी, यानी निर्धारित गति से कम होती है, कम तो नहीं होती, निर्धारित गति से क्या होती है, उच्च करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता। बहुत अच्छा सिस्टम है, ध्यान रखना, ऐसे इस तरह से कोई नहीं बताएगा, सब आगे चिन्ह लगा के भग जाते हैं। 20 अन्य महत्वपूर्ण, कहते हैं 20 महत्वपूर्ण, अरे 20 महत्वपूर्ण से क्या होगा, यहाँ 75 क्वेश्चन ले रहे हैं और 75 क्वेश्चनों के साथ में 4-4, 5-5 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, तो लगभग यहाँ पे अपन बात करते हैं 300-400 क्वेश्चन निकालते हैं। तो ये चीज़, जबकि अन्य टीचर पता नहीं क्या आपको पागल बना देते रहे सीधा सीधा, और आप भी क्या है उनकी बातों में आ जाते हो। तो यहाँ पे टाइम खराब मत कीजिएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन लेके बैठे हैं, 20 या 25 क्वेश्चन लेके बैठे हैं और कम से कम 1.5, 2 घंटे खराब कर देते हैं। इस तरह यहाँ पे देखो 75 क्वेश्चन है, 75 के साथ में 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 300-400 क्वेश्चन मात्र 2 घंटे में पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों से यानी कि कमेंटों से बातचीत नहीं करता फालतू की, भाई यहाँ पे बातचीत करने थोड़ी आए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको देने के लिए आए हैं। जबकि अन्य क्या करते हैं, एक कमेंट आ गया, फलाना सिंह ढिकाना सिंह क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, फलाना कर लिया, ये कर लिया। अरे भाई ये बातचीत नहीं करने आए, अपने पास में समय नहीं है, अपन को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेना है, अच्छे से अच्छा मैटर लेना है, तो वो चीज़ है। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमें क्लास बहुत अच्छी लग रही है। और आपको अगर यही ऐसा ही चैप्टर वाइज समझ में आ रहा है तो अगला जो चैप्टर है वो अपन लेकर आ रहे हैं, तो उस चैप्टर को कौन सा चाहिए वो भी आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं और ये लीजिएगा 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर प्रश्न क्या है तो वो देखो। और यहाँ पे अपन कहते हैं डीसी शंट मोटर के आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदलने पर क्या घटित होता है। ये कह रहा है डीसी शंट मोटर है और आपूर्ति टर्मिनल है। भैया ये डीसी शंट मोटर यानी आर्मेचर है और यहाँ पे अपन ने सीधा कह दिया कि ये सप्लाई है और यहाँ पे ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है। ये कह रहा है कि आपूर्ति टर्मिनल यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है। अब क्या करो आप कि इसको तो बना दो, क्या इसको तो बना दो माइनस और इसको बना दो प्लस। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों जो आपकी आर्मेचर घूम रहा है पहले से उसी दिशा में घूमता रहेगा, यहाँ दिशा चेंज नहीं होगी। दिशा चेंज यानी कि दिशा बदलने के लिए एक होता है ये वाइंडिंग और एक होता है ये वाइंडिंग, या दोनों में से कोई एक वाइंडिंग आपको बदलनी पड़ेगी। यानी कि ये टर्मिनल यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, इसका टर्मिनल तो यहाँ लगा दो और इसका टर्मिनल यहाँ पे जोड़ दो, इस प्रकार से। तो ये वाइंडिंग उल्टी हो जाएगी, यानी इसमें धारा की दिशा बदल जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बदल जाएगा, तो ये घूर्णन दिशा उल्टी हो जाएगी। अगर ये चेंज नहीं करते हो तो आप आर्मेचर यानी कि सपोज करो पहले से ऐसे है तो आप ये 2 पिन निकालो यहाँ से और ये पिन लगा दो यहाँ और ये पिन लगा दो इसके अंदर। तो अब इसकी चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे घूर्णन दिशा उल्टी हो जाएगी। तो दोनों वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है, सबसे सरल तरीका है वो है आर्मेचर की वाइंडिंग के सिरे बदलकर। अगर गलती से दोनों सिरे बदल देते हो या टर्मिनल बदल देते हो तो मोटर की घूर्णन दिशा नहीं बदलेगी, जो पहले से चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। मोटर बंद हो जाएगी? जी नहीं, मोटर उसी दिशा में सामान्य गति से काम करेगी जिस पर कर रही है। जी हाँ, पहले की तरह घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी? जी नहीं। और समान दिशा में सामान्य गति से कम गति से नहीं, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे सामान्य गति यानी वो जो पहले से चल रही थी उसी दिशा में चलती रहे, क्योंकि दोनों की दिशा बदल जाती है तो मोटर उसी दिशा में चलती रहती है। अगला क्वेश्चन आता है और ये है आपके 25 नंबर क्वेश्चन। डीसी मोटर के चालक में खालिस्तान धारा का प्रवाह होता है। चालक का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे आर्मेचर, और आर्मेचर में कौन सा ईएमएफ पैदा होता है तो ईएमएफ अपन कहते हैं एसी होता है। तो ये सीधा का सीधा ठोक दीजिए, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। ध्यान रखना ऊपर से तो हम डीसी देते हैं भाई, ये इस प्रकार से है, यहाँ पे ये कम्यूटेटर है ये, तो यहाँ पे ब्रश है और इस ब्रश को जो दी जाती है वो डीसी दी जाती है यहाँ पे, और ये कम्यूटेटर जो है ये क्या करता है, ये डीसी टू एसी करता है। और जब जाके इस वाइंडिंग में कौन सी आती है तो इसके अंदर आता है आपका एसी ईएमएफ आता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न लीजिएगा यहाँ। तो अगला प्रश्न आ चुका है और काफ़ी प्यारा प्रश्न है।
डीसी खालिस्तान मोटर में फील्ड यानी तांबा कॉपर लॉस नियत होता है। तो मेरे दोस्तों ये बताइएगा कौन सी फील्ड वाइंडिंग ऐसी है जिसमें कॉपर लॉस यानी ताम्र हानि नियत होती है। तो मेरे दोस्तों वो केवल होती है हमारी यहाँ पे ये इस प्रकार से ये ब्रश लगा दी और यहाँ पे ये शंट वाइंडिंग लगा देते हैं। जब लोड का मान कम ज़्यादा किया जाता है तो वो आपकी आर्मेचर में से ही कम ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे इसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसके अंदर लोड धारा परिवर्तित नहीं होती है। वो केवल लोड धारा इसमें से चली जाती है, इसमें नहीं परिवर्तित होती, इसलिए इसका चुंबकीय फ्लक्स क्या रहता है, एकदम नियत रहता है। इसलिए शंट मोटर को नियत फ्लक्स मोटर भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो अपन कहेंगे शंट वाइंडिंग या पार्श्व वाइंडिंग होती है यानी मोटर में। अगला लीजिएगा, यहाँ पे अपन बातचीत कर रहे हैं सीरीज मोटर, और सीरीज मोटर में वाइंडिंग में से संबंधित में से क्या सही है। तो दोस्तों देखो ध्यान से बात करते हैं श्रेणी मोटर। तो दोस्तों ये श्रेणी मोटर है और श्रेणी मोटर है तो भैया ऐसे बनती है। तो यहाँ पे ये लो, ये आर्मेचर वाइंडिंग है और ये सीरीज फील्ड है। दोस्तों ये दोनों ही श्रेणी में है। तो यहाँ पे सीरीज फील्ड ध्यान से देखना, सीरीज फील्ड जो होती है ना ये आपके मोटे तार की होती है और ये कम लपेट की होती है, कम लपेट की होती है। यहाँ पे आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है मेरे दोस्तों ये भी मोटे तार की होती है और कम लपेट की होती है यहाँ पे। अब इसका प्रतिरोध जो होता है वो ध्यान रखना सबसे कम होता है, जबकि आर्मेचर से ज़्यादा होता है। इसका क्या होता है, आर्मेचर से अधिक आर्मेचर से अधिक होता है। लेकिन शंट वाइंडिंग एक जैसे शंट मोटर में लगाते हैं अपन ये इस प्रकार से ये शंट वाइंडिंग, तो शंट से क्या होती है तो आर्मेचर से तो अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे शंट से कम होता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग से संबंधित है, सीरीज वाइंडिंग का है ना। हाँ, तो सीरीज वाइंडिंग मोटे तार कम लपेट की है, तो यहाँ पे मोटे तार अधिक लपेट की है। ये प्रयोग नहीं करेंगे, पतला तार होगा नहीं, तो मोटे तार कम घुमाव की होती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है आपके 27 नंबर प्रश्न, देखिएगा काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे डीसी मोटर का फ्रेम खालिस्तान होता है। भैया यहाँ पे डीसी मोटर का जो फ्रेम होता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई जाली या कोई डक्टर नहीं होता है, बिल्कुल ये चारों तरफ से क्या रहता है, बंद रहता है। जबकि डीसी जो जनरेटर होता है, ध्यान से समझना, यहाँ पे डीसी तो ये है जनरेटर और ये है मोटर। तो यहाँ पे जो फ्रेम की बात करते हैं यानी कि फ्रेम, तो ये खुला प्रकार ये तो बंद प्रकार का होता है और ये होता है खुला प्रकार का, यानी जिसमें डक्ट होते हैं इसमें डक्ट नहीं होते हैं। तो डीसी मोटर के फ्रेम पूर्णतः क्या होता है, यानी जालियों से बंद होता है, ज़रूरत के मुताबिक खुलता है। और डीसी जनरेटर फ्रेम के समान होता है, खुला ये नहीं होगा। तो ये जालियों से क्या होता है, बिल्कुल बंद रहता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और यहाँ पे आता है मेरे दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है, 29 नंबर प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में करते हैं। मैंने कहा था पंचिंग जैसे ऐसे दबाओ, लेकिन ये दबाने वाली बड़ी मशीन होती है जिसमें मोटरों के द्वारा सारा खेल होता है। तो जहाँ एकदम से लोड कम होता है या एकदम से ज़्यादा होता है, या रोलिंग मशीन होती है जैसे दो रोलरों के बीच में, जैसे गन्ने की मशीन होती है तो गन्ना एकदम से जाता है और एकदम से निकलता है तो लोड कम हो जाता है। तो वहाँ पे कंपाउंड मोटर अपन यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, श्रेणी मोटर तो भारी लोड के लिए होती है और शंट जो मोटर होती है, ध्यान से समझिएगा, शंट जो मोटर होती है निम्न लोड की होती है। अब यहाँ पे कम्युलेटिव, ये जो कंपाउंड मोटर है दोनों ही यहाँ पे दे दी, कम्युलेटिव भी होगी और डिफरेंशियल। तो यहाँ पे अपन कौन सी मोटर यूज लेते हैं, तो डिफरेंशियल मोटर यूज लेते हैं पंचिंग के अंदर। तो अगला क्वेश्चन लीजिएगा, ये 30 नंबर है और 30 नंबर में अपन देखते हैं किसी डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस रूप में कार्य करता है। तो भैया दिक् परिवर्तक क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि ये
कम्यूटेटर होता है। क्या होता है? कम्यूटेटर होता है। और यहाँ पे अपन कहते हैं कि डीसी मशीन का मतलब होता है कि एक डीसी जनरेटर होता है तो दूसरा डीसी मोटर होती है। तो ये जनरेटर में जो कम्यूटेटर काम करता है वो क्या काम करता है? ये एसी को किस में बदलता है? डीसी में बदलता है। जबकि मोटर में क्या करता है कि डीसी टू एसी करता है। तो यहाँ पे इसके समान कौन काम करेगा? तो अपन कहेंगे दिष्टकारी। क्या? दिष्टकारी होता है। और यहाँ पे इन्वर्टर होता है। क्या होता है? इन्वर्टर होता है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया यांत्रिक दिष्टकारी और ये हो गया यांत्रिक इन्वर्टर। तो यांत्रिक प्रतिपक का मतलब होता है इन्वर्टर, और दिष्टकारी हो गया। धारा नियंत्रण होगा नहीं, तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और या बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और ये है आपके अगला प्रश्न। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा 31 नंबर, और ये 31 नंबर लीजिएगा। तो किसी भी मोटर की नेम प्लेट पर मुद्रित सांकेतिक ऊर्जा क्या इंगित करती है? तो केवीए सबसे पहले बात करते हैं। तो केवीए किसकी रेटिंग होती है? तो अपन कहते हैं केवीए जो होता है ये आपके ट्रांसफॉर्मर, क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर, या फिर अपन बात करते हैं अल्टरनेटर की रेटिंग होती है। शाफ्ट पर उत्पादित ऊर्जा, शाफ्ट पर उत्पादित जो ऊर्जा होती है, शाफ्ट पर जो उत्पादित ऊर्जा होती है वो आपकी शाफ्ट पर उत्पादित ऊर्जा जो होती है, तो अपन कहते हैं कि मोटर होती है। मोटर के आर्मेचर पर जो होती है, आर्मेचर पर जो होती है वो तो IHP होती है, और शाफ्ट पर जो होती है वो BHP होती है। और ये जो BHP होती है शाफ्ट पर, सॉरी नेम प्लेट पर अंकित होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होता है। यानी शाफ्ट पर उत्पादित ऊर्जा ही नेम प्लेट पर अंकित की जाती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 32 नंबर। तो ये 32 नंबर को देखिएगा, और यहाँ अपन 32 नंबर की बात करते हैं। तो डीसी शंट मोटर का टॉर्क, डीसी शंट मोटर का टॉर्क स्पीड अभिलक्षण वक्र है। तो ये शंट मोटर के बारे में बात करते हैं। देखो मैं तीनों का ही बता देता हूँ। यहाँ पे श्रेणी होता है, इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं शंट में, और बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड। तो यहाँ किस किस में? टॉर्क और स्पीड। यहाँ पे ये टॉर्क हो गया और ये स्पीड होती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा तो ये स्पीड, इस प्रकार से क्या होता है? अभिलक्षण होता है। इसका शंट की बात करते हैं तो शंट में टॉर्क ये होता है, गति ये होती है। तो इसमें बिल्कुल सीधा ये हल्का सा यूं होता है। और इसके अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे, तो भैया यहाँ शंट जो श्रेणी है, श्रेणी से तो क्या होता है? कम होता है। श्रेणी से टॉर्क क्या होता है? कम होता है, लेकिन शंट से ज़्यादा होता है। इसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है लगभग 5 से 7 गुना होता है, जबकि इसमें 1.5 गुना होता है। तो इसमें अपन कहते हैं 2 से लगभग 3 गुना होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डीसी शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? अभिलक्षण। तो भैया सीधा जा रहा है और हल्का सा झुका हुआ है, तो यहाँ झुकी हुई सीधी रेखा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों यहाँ पे ये, तो 33 नंबर, और 33 नंबर है, यदि डीसी सीरीज मोटर की गति N तथा आर्मेचर धारा I है तो यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर होती है, और डीसी सीरीज मोटर के अंदर ध्यान से देखिएगा तो IA अपन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीसी जो सीरीज मोटर होती है इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है ये, और यहाँ पे इस प्रकार से है। तो आर्मेचर है, तो यहाँ पे ये तो हो गई लोड धारा, ये हो गई आर्मेचर धारा, और ये हो गई सीरीज धारा। तो ये तीनों ही धारा बोलो आपस में क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ कोई सा भी आ सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? N समानुपाती IA होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 34 नंबर, और यहाँ पे 34 नंबर है कि डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों डीसी मोटर की जो गति नियंत्रित करते हैं SCR का प्रयोग करते हैं। SCR ये इस प्रकार का सिंबल होता है। ये तो ये गेट होता है, ये गेट होता है, और ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है। तो एक धारावाही एक डीसी होता है। ये कौन सा होता है? एक डीसी होता है। और जो SCR होता है, SCR को ही थायरिस्टर कहते हैं। तो ये मोटरों की गति नियंत्रण के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको भी क्या करता है? दूर करता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर।
कौन सा आता है, ये 35 नंबर क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों। कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मोटर के किस भाग को देखकर पता लगाया जाता है। तो भैया कोई भी मोटर हो उसमें शाफ्ट तो सब में सेम होती है, फ्रेम होता है तो फ्रेम भी सब में सेम होता है, स्टेटर में भी होता है, लेकिन जो कम्यूटेटर होता है ये केवल डीसी मोटरों के अंदर ही कम्यूटेटर होता है, बाकी एसी मोटरों में कम्यूटेटर नहीं होता है। तो कम्यूटेटर को देखकर अपन पता लगा सकते हैं। अगला लीजिएगा, यहाँ पे बैक ईएमएफ का विरोध, बैक ईएमएफ खालिस्तान का विरोध करता है। तो भैया बैक ईएमएफ खालिस्तान का विरोध करता है करंट का, लागू ईएमएफ का, टॉर्क का, टर्मिनल वोल्टेज का। भाई ये मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ होता है ये ध्यान रखना, वोल्टेज जो होता है इसके विरोध करता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ही ये ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे लेंज, ये लेंज नियम के अनुसार क्या होता है, पैदा होता है, यानी जिसके द्वारा पैदा होता है उसी का क्या करता है, ये विरोध करता है। तो यहाँ लागू ईएमएफ के द्वारा होता है और यहाँ पे बैक ईएमएफ कम होता है, जबकि लागू ईएमएफ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, तो ये है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे यदि सीरीज फ्लक्स उसी दिशा में है जिसमें शंट फ्लक्स है तो मोटर किस प्रकार का कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये ऐसे है, आर्मेचर है और ये मैंने कहा कि एक वाइंडिंग है और ये दूसरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पे ये मोटर हो गई हमारी कंपाउंड मोटर। तो यहाँ पे कंपाउंड है, अगर दोनों के टर्न एक दिशा में है तो दोनों में दिशा भी एक दिशा में है, तो दोनों के चुंबकीय फ्लक्स भी एक दिशा में है, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। अगर इसके टर्न उल्टे होते तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स अलग अलग होता तो वो विरोधी स्वभाव का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ अपन कहें कम्युलेटिव होता है। कौन सा होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है। जबकि यहाँ अलग अलग होता तो ये डिफरेंशियल मोटर होती है। अगला लीजिएगा, और अगला है 38 नंबर, और 38 नंबर है तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं बिना लोड डीसी सीरीज मोटर की चाल कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारी श्रेणी मोटर होती है इसको कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए, इसे हमेशा किस पर चलाना चाहिए, तो फुल लोड पर चलाना चाहिए। तो यहाँ गति जो होती है ये लोड के क्या होती है, विलोम अनुपाती। अगर लोड 0 है तो गति क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे मेरे दोस्तों, अनंत हो जाता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, ये अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, तो डीसी शंट मोटर में नो लोड से फुल लोड तक, हालांकि शुरुआत में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और प्रेरित विद्युत धारा यानी विद्युत वाहक बल के कारण गति थोड़ी सी कमी है, अंत में गति क्या हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे डीसी शंट मोटर जो होती है उसमें जो गति होती है वो चाहे तो टॉर्क हो और चाहे लोड हो तो बिल्कुल नियत रहती है और अंत में थोड़ी सी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो स्थिर रहती है, कम हो जाती है। तो यहाँ भैया शुरू में तो क्या रहती है, बिल्कुल सीधी रहती है, यानी कि स्थिर रहती है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ राइट होता है। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है, और 40 नंबर कह रहे हैं कि कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर खालिस्तान कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उलट दी जाती है। तो यहाँ पे अपन ये कहते हैं, तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं उलट दी जाती है। तो भाई आर्मेचर है, आर्मेचर में सप्लाई कौन सी आएगी, एसी आएगी। किसके द्वारा आएगी, तो अपन कहते हैं कम्यूटेटर के द्वारा। हम दे क्या रहे हैं, तो हम तो डीसी दे रहे हैं, तो डीसी दे रहे हैं तो डीसी तो ऐसे है, जबकि एसी होती है ये। तो भाई ये कह रहा है प्रत्येक आधे चक्कर में क्या हो जाती है, उलट जाती है। तो उलटती किसके द्वारा है, तो अपन कहते हैं कम्यूटेटर के द्वारा उलट जाती है प्रत्येक आधे चक्कर में। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ खालिस्तान में जोड़ा जाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो शंट फील्ड है, तो शंट फील्ड आर्मेचर के साथ में किस क्रम में जुड़ेगी, तो यहाँ अपन कहते हैं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि सीरीज फील्ड को आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ये समांतर में होती है, और जो शंट फील्ड होती है हमेशा ये पतले तार की बनी होती है और ये अधिक लपेट की होती है। इसमें जो प्रतिरोध होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसमें जो फ्लक्स होता है ये फ्लक्स क्या होता है,
है, नियत होता है। तो इसकी जो गति होती है, इस मोटर की जो गति होती है, वो गति भी क्या होती है, नियत होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, समांतर। अगला आता है 42 नंबर। और मेरे दोस्तों यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोटर के स्टेटर की संरचना कैसी होती है। तो मोटर का जो स्टेटर होता है, यहाँ पे ये मोटर का स्टेटर होता है। जब ये मोटर का जो स्टेटर होता है तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये मोटर का स्टेटर है, और स्टेटर की जो संरचना होती है ये वलयाकार होती है। कैसी होगी, वलयाकार होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन होता है, वलयाकार यानी कि बेलनाकार होती है। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पे, ये डीसी मोटर का बैक ईएमएफ निम्न पर निर्भर करता है। तो भाई यहाँ पे बैक ईएमएफ होता है वो फाई जेड एन पी अपॉन में 60A होता है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं फाई आर्मेचर चालकों की संख्या, ठीक है, ये निर्भर करता है। मोटर की चाल इस पर भी डिपेंड करता है। चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी हो जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 44 नंबर। तो 44 नंबर, एक डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य है। तो भैया स्टार्टर का कार्य क्या होता है। तो अपन नॉर्मली कहते हैं कि डीसी मोटर में जो स्टार्टर का काम होता है वो क्या है। तो अपन कहते हैं शुरू में जो बैक ईएमएफ होता है वो लगभग 0 है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉर्क होता है वो लगभग 5 से 7 गुना ज़्यादा होता है। तो शुरू में जो धारा होती है वो धारा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग जड़ जाती है। उसको बचाने के लिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया जाता है, प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे आर्मेचर के अंदर जो धारा आ रही है उसको नियंत्रण करना होता है। तो वोल्टता घटाना होता है, क्षेत्र परिपथ का नहीं होगा। आर्मेचर परिपथों में प्रतिरोध डालना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों यहाँ पे, ये यदि फ्लक्स बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति के साथ क्या होता है। यानी फ्लक्स का मान बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट की गति में क्या होता है। तो अपन कहते हैं गति है समानुपाती, बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है गति, और फ्लक्स के क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है। तो यहाँ पे कह रहा है फ्लक्स को बढ़ाया जा रहा है तो भैया गति सीधी सीधी क्या हो जाएगी, घट जाती है। यानी गति में क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 46 नंबर होता है, जैसे जैसे भार बढ़ता है वैसे वैसे डीसी शंट, तो ये पार्श्व पथ का मतलब क्या है, तो यहाँ शंट मोटर होती है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं तो ये जैसे जैसे लोड बढ़ाया जाता है तो मेरे दोस्तों गति बिल्कुल क्या रहती है, नियत रहती है, लेकिन थोड़ी सी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो समानुरूप से बढ़ती रहती है, जी नहीं, थोड़ा सा घट जाती है, जी हाँ, मात्र थोड़ा सा घटती है। तो ये 2 से 5% क्या रहती है, घटती है। बाकी अपन कहेंगे 95 से 98% क्या रहती है, नियत रहती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और यहाँ 47 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों, और 47 नंबर है। तो सीरीज मोटर की गति बैक यानी विद्युत वाहक बल के साथ सीधे अनुपातिक और खालिस्तान होती है। तो सीरीज मोटर की जो गति होती है, यानी कि अपन कहेंगे गति होती है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती, जबकि चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, सीधी विलोम अनुपाती है। फ्लक्स के साथ में व्यक्त कर्मानुपाती है, वोल्टेज के साथ नहीं है, बल आगुण नहीं है, फ्लक्स के साथ समानुपाती नहीं, फ्लक्स के साथ में व्यक्त कर्मानुपाती होती है, यानी कि विलोम अनुपाती होती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे मेरे दोस्तों, तो अगला प्रश्न अपन लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ है अगला प्रश्न कि स्प्लिट रिंग के लिए कौन सी सामग्री, भैया स्प्लिट रिंग को ही अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे कम्यूटेटर कहते हैं, इसे ही खंडित क्या कहते हैं, खंडित वलय कहते हैं, इसे ही विभक्त वलय भी कहते हैं। और ये जो होती है ये कठोर कर्षित तांबा की बनी होती है, यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए मेरे दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न आता है यहाँ कि बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से क्या होता है। तो भैया बैक ईएमएफ जो होता है हमेशा कम होता है, और ये आरोपित जो ईएमएफ होता है यानी वोल्टेज होता है इससे। तो यहाँ पे अपन कहते हैं अधिकतम जो दक्षता होती है, अधिकतम दक्षता में जो बैक ईएमएफ होता है ये
वोल्टेज का आधा होता है, यानी लागू ईएमएफ का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ तो अपन क्या कहेंगे, बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो यहाँ आगे अपन देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ता है। अरे भैया, लोड का जो प्रभाव होता है एक तो आपका किस पर पड़ता है, तो अपन कहेंगे कि जो ताम्र हानि होती है इस ताम्र पर पड़ता है, लेकिन किस पर नहीं पड़ता, तो अपन कहेंगे लोह हानि और यांत्रिक हानि। लोह हानि और यांत्रिक हानि पर नहीं पड़ता, और ये दो प्रकार की होती है, स्ट्रेसिस और एडी करंट हानि होती है। तो ताम्र हानि पे तो पड़ता है, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। और ये कह रहा है किस पर नहीं पड़ता, तो भंवर धारा और स्ट्रेसिस, बी और सी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों जो होती है ओनली फॉर एसी पे काम करती है, जबकि ये जो होती है ये एसी और डीसी दोनों पे काम करती है। आई स्क्वायर आर से अपन ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, और ये 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है ये। तो निम्न में से कौन किसी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता होती है। तो भैया डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर है तो सबसे पहले तो उसको क्या देंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे। ठीक है, विद्युत ऊर्जा दे दी, विद्युत ऊर्जा दे दी तो उसमें क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। फिर उसमें क्या होगा, आर्मेचर होता है, और आर्मेचर होता है तो आर्मेचर पर सप्लाई देंगे। तो भैया यहाँ पे कम्यूटेटर प्लस में क्या होनी चाहिए, ब्रश होनी चाहिए। तो ये होती है सारी की सारी मौलिक, चुंबकीय क्षेत्र होगा, आर्मेचर होगा, कम्यूटेटर तथा ये होगी। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा यहाँ पे 52 नंबर। तो यहाँ पे ये 52 नंबर देखते हैं। तो एक रेल के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन किया जाता है। मेरे दोस्तों, रेल बहुत भारी होती है, रेल हल्की होती है क्या, भारी होती है, यानी लोकोमोटिव विभाग है। और इसके भारी के लिए तो अपन श्रेणी मोटर अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये डीसी सीरीज मोटर हो जाती है, जबकि शंट मोटर का अपन प्रयोग करते हैं, हल्के भार के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपके खराद मशीन होती है, या फिर जैसे आप केंद्रीय जो पंप होता है उसके लिए अपन प्रयोग करते हैं, कटिंग टूल्स मशीन होती है वो अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर होगी। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 53 नंबर, और ये 53 नंबर है, किसी डीसी मोटर के स्टार्टिंग के समय रिवर्स ईएमएफ खालिस्तान होता है। तो मेरे दोस्तों, स्टार्टिंग के समय जो रिवर्स ईएमएफ है, यानी बैक जो ईएमएफ होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बैक ईएमएफ हमेशा 0 होता है, तो प्रतिरोध भी 0 होता है, और धारा का मान लगभग 5 से 7 गुना हो जाती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग है वो जल जाती है, तो उसको बचाने के लिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाते हैं, उसे ही स्टार्टर कहते हैं। तो यहाँ पर बैक ईएमएफ क्या होता है, शुरू में 0 होता है। अगला क्वेश्चन आता है 54 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। और 54 नंबर क्वेश्चन है कि लोड बढ़ने पर डीसी मोटर की जो चाल होती है। तो भैया इसमें मैंने कहा कि डीसी शंट मोटर जो होती है, इसमें लोड चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, इसकी चाल बिल्कुल क्या रहती है, नियत रहती है, अड़की सी थोड़ी सी घटती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 55 नंबर, और यहाँ पे 55 क्वेश्चन नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रयोग होता है। तो भैया नो लोड की अगर बात कर रहे हैं तो स्वीप बर्न जो होता है यह हमेशा नो लोड पर ज्ञात किया जाता है। नो लोड पर ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे लोह हानि इससे ज्ञात की जाती है। ब्रेक टेस्ट होता है तो यहाँ पे श्रेणी मोटर अपन प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें श्रेणी मोटर प्रयोग नहीं करते हैं। एक होता है हॉपकिंस, क्या होता है, हॉपकिंस होता है। तो मेरे दोस्तों हॉपकिंस होता है, ये आपका फुल लोड पर कार्य किया जाता है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा इसमें, ये नो लोड पर ए स्विनबर्न विधि। तो यहाँ पे अगला आता है, और ये जो अगला है 56 नंबर कि डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर क्या होता है। तो भैया अभी जस्ट बताया कि डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है शुरू में बिल्कुल नगण्य होता है, तो प्रतिरोध भी नगण्य होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और डीसी मोटर में वाइंडिंग के समय वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि में अनुपातिक होता है। तो डीसी मोटर है तो वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि यानी ताम्र हानि, तो जो ताम्र हानि होती है, तो ये ताम्र हानि जो होती है वो धारा और प्रतिरोध,
धारा का स्क्वायर, तो यहाँ पे वोल्टेज का वर्ग हो गया, बाहर का धारा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन होता है। और ये हमेशा ध्यान रखना लोड पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होगी, लोड पर निर्भर होती है। और ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा अपन क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, और यहाँ पे 58 नंबर आ चुका है। तो डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग यानी योक कहलाता है। कम क्षमता की मशीन है तो ये बना होता है। तो भाई बात करते हैं योक, तो योक होता है, तो यहाँ पे बड़ी मशीन होती है, बड़ी मशीन में स्टील का प्रयोग करते हैं, जबकि छोटी मशीन जो होती है, छोटी मशीन में कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। कास्ट आयरन को अपन बोलते हैं डलवा लोहा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, यहाँ पे 60 नंबर पर पहुँच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे वैद्युतिक मोटर द्वारा ऊर्जा का कौन सा रूप मिलता है। तो भाई यहाँ पे मोटर होती है और मोटर की शाफ्ट घूमती है, तो ये तो विद्युत अपन दे रहे हैं अंदर, और यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। अब यांत्रिक ऑप्शन में नहीं है तो अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा मिलती है मोटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है, और 60 नंबर क्वेश्चन है, किस पहलू को न्यूनतम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। मेरे दोस्तों यहाँ कह रहा है कि इसको आप लेमिनेटेड क्यों कर रहे हो, तो अपन कह रहे हैं कि हमारी लोह हानि होती है, और लोह हानि 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे एक होती है स्ट्रेसिस हानि, जिसमें सिलिकॉन मिलाकर दूर किया जाता है, और एक होती है भैया एडी करंट, जिसको पटलित और लेमिनेटेड किया करके कम करते हैं। तो एडी प्रवाह हानि को कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे ये, तो डीसी मोटर के स्टार्टर के हत्थे को खालिस्तान की तरह हटाना चाहिए। तो भैया यहाँ पे क्या करते हैं कि इस प्रकार से ये होता है, ये तो यहाँ पे प्रतिरोध लगे होते हैं, ये इस प्रकार से स्टार्टर के अंदर ये, तो यहाँ पे ये अगर इस तरह प्रतिरोध लगे होते हैं तो यह हमारा हैंडल होता है ये, तो इसको आराम से यूँ स्टेप टू स्टेप अपन आगे निरंतर चलाते रहते हैं। स्टेप टू हल्के हल्के नहीं, स्टेप टू सुचारू रूप से यानी लगातार रूप से अपन चलाते रहते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होता है। अगला क्वेश्चन आपके आता है यहाँ पे, तो ये है 62 नंबर, मोटर स्टार्ट होने पर बहुत ज़्यादा विद्युत धारा आर्मेचर को जला सकती है, इसलिए ही क्योंकि शुरू में प्रतिरोध 0 होता है, बैक ईएमएफ 0 होता है, तो मोटर जो शुरू में जो धारा लेती है वो लगभग 5 से 7 गुना लेती है, तो मोटर आर्मेचर वाइंडिंग को जला देती है। इसलिए वहाँ पे क्या लगाया जाता है, वहाँ आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, जिसे अपन स्टार्टर कहते हैं, तो स्टार्टर को जोड़ा नहीं जाता है, गलत है, स्टार्टर को बदल दिया जाता है, स्टार्टर को समांतर क्रम और हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होता है। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपका ये 63 नंबर, जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 है तो पोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, चालकों की संख्या बटा पोलों की संख्या इस तरह, तो 84 बटा क्या होता है 6, 6 एकम 6 होता है, 2 आ गया, 6 चौका 24 हो गया यानी 14। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, पोल पिच का मान यहाँ पे कितना हो जाता है, तो अपन कहेंगे 14 होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 64 नंबर, और मेरे दोस्तों ये 64 नंबर क्या है, तो अगर मोटर शाफ्ट पुली ढीली हो जाती है तो क्या होगा। भाई अपन कहते हैं ये मोटर है और ये है, तो यहाँ पे ये शाफ्ट लगा दिया अपन ने, तो ये पुली है और पुली ढीली हो रही है, तो क्या होगा, वाइब्रेट नहीं करेगी, वाइब्रेट तो करेगी, ड्रम नहीं घूमेगा, घूमेगा तो शोर करेगी। जी हाँ, तो यहाँ पे शोर क्या करेगी, आवाज़ अधिक करती है। यहाँ पे अपन कहते हैं इस तरह। आगे लीजिएगा 65 नंबर कि क्रोड यानी कोर की परतबंदी लेमिनेशन सामान्यतः किससे होती है। भाई जो कोर होती है ये सिलिकॉन स्टील की अपन बनाते हैं, आवरण लोड होता है सिलिकॉन इस्पात की। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिलिकॉन मिलाते हैं भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, और परतबंदी यानी लेमिनेशन होता है, तो यहाँ पे भंवर धारा हानि यानी एडी करंट कम करने के लिए होता है। अगला है कि 4 ध्रुव सिंप्लेक्स लेप वाउंड आर्मेचर समांतर पथों की संख्या। तो भैया वाइंडिंग कौन सी है, तो अपन कहते हैं लेप वाइंडिंग है, और लेप वाइंडिंग है तो ए बराबर क्या होता है, पी होता है, जबकि एक होता है वेव वाइंडिंग, इसमें ए बराबर क्या होता है 2। अब ये पोलों की संख्या पर डिपेंड नहीं करती, ये पोलों की संख्या पर डिपेंड है। तो पोल कितने हैं 4, तो ये 4 है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 4। तो लेप पूछ रहा है, लेप पूछ रहा है, सीधा सीधा ठोक दो यहाँ पे। अगर वेव पूछता तो भैया यहाँ पोल से कोई मतलब नहीं है, सीधा अपन 2 करते। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, बी होता है।
अगला क्वेश्चन लीजिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं ये। तो दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेटर खंड के बीच में प्रयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री, तो यहाँ अपन कहते हैं कि ये, तो सपोज कीजिए ये कम्यूटेटर है, तो ये जो पत्ती होती है इसे कहते हैं सेगमेंट्स। क्या कहते हैं? इसे सेगमेंट्स कहते हैं। और ये दो सेगमेंट्स यानी दो होते हैं, इसके बीच में ये जो डालते हैं ये माइका यानी अब्रक। और यहाँ पे आर्मेचर कुंडली जिस भाग पर जोड़ा जाता है इसे कहते हैं राइजर। क्या कहते हैं? राइजर कहते हैं। यहाँ पे इस कम्यूटेटर सेगमेंट जो होते हैं, सेगमेंट की संख्या किसके बराबर होती है? तो अपन कहते हैं आर्मेचर क्वाइल। तो क्वाइलों की संख्या किसके बराबर होगी? सेगमेंट्स के बराबर होती है। और ये सेगमेंट्स किसके बने होते हैं? तो अपन कहते हैं कठोर कृषित तांबा के बना होता है, यानी हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। तो यहाँ पेपर हो गया, एम्पायर हो गया, वार्निश हो, अब्रक। तो अपन क्या भरते हैं इसके बीच में? अब्रक भरते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है ये। तो डीसी मोटर में पश्चे बैक ईएमएफ खालिस्तान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भैया यहाँ पे बैक ईएमएफ जो होता है 5ZNP 5ZN यानी 5Z हो गया यहाँ पे, तो 60A। तो यहाँ पे अपन रटेंगे कि बैक ईएमएफ ये, तो यहाँ पे समांतर पथों की संख्या की, देखो फ्लक्स चालक इन दोनों के तो क्या है, ये समानुपाती है, जबकि समांतर पथों की संख्या की क्या है यहाँ पे, ये विलोम अनुपाती होती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे। स्विनबर्न परीक्षण विधि में मोटर खालिस्तान पर संचालित किया जाता है। भैया स्विनबर्न होता है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 2-3 बार बता चुका कि नो लोड पर अपन प्रयोग करते हैं। तो नो लोड पर होता है, तो यहाँ पे अपन कौन सी हानि ज्ञात करते हैं? तो यहाँ पे लो हानि क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। जब फुल लोड पर अपन ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा आता है? तो यहाँ हॉपकिंस आता है। क्या आता है? हॉपकिंस आता है। तो ये, तो नो लोड पर अपनी श्रेणी मोटर अपन प्रयोग नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ? ए होता है। अगला आता है 70 नंबर, और 70 नंबर देखते हैं। स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल का प्रयोग होता है। तो स्टार्टर में 9 वोल्ट जो कॉइल होती है, तो ये, तो भैया यहाँ पे ये बात करते हैं, और ये इस प्रकार से होती है। तो ये जो होती है ये पतले तार की होती है, और अधिक लपेट की होती है। इसका काम होता है, कोई भी लीवर है, प्लंजर है, उसको जकड़ना होता है। ये एनवीसी जो होती है, ये जो एनवीसी जो होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे होल्डिंग, क्या कहते हैं? इसे होल्डिंग कॉइल अपन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रयोजन के लिए अपन प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों ये। दोस्तों यहाँ पे आपको मेहनत कैसी नज़र आ रही है? क्या मेहनत हो रही है? मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, करता रहूँगा, आपको अपनी मंजिल पर पहुँचा के रहूँगा। बस एक छोटा सा कार्य मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर यहाँ पे आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे अलग जोश पैदा होता है, और जब जोश पैदा होता है तो मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार करता हूँ। अगर कंटेंट तैयार करूँगा तो सीधी सी बात है, यहाँ आपका बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि जल्द से जल्द ये ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बड़ा हो सके। और मैं आपके लिए वो कंटेंट अब तैयार कर रहा हूँ, एक और बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं, जो बहुत ही जल्दी मैं आपको दूंगा। आपके लिए बिल्कुल सारा सब कुछ सिस्टम फ्री करने वाला हूं, तो वो आगे बताऊंगा। थोड़ा सा और ग्रोथ कर दीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत जल्दी ही मैं आपको बहुत बड़ी खुशी देने वाला हूं। तो यहाँ पे 71 नंबर क्या है? थर्मल ओवरलोड रिले। तो भैया थर्मल OLC, तो थर्मल ओवरलोड रिले जो होती है, ये यहाँ पे एक कॉइल जो होती है, ये मोटे तार, किसमें? मोटे तार की होती है, और ये कम लपेट की होती है, और ये फेज तार के, किसके? फेज तार के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। और ये अतिरिक्त धारा से क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ओवरलोड रिले, और ध्यान रखना ये एनवीसी को शॉर्ट सर्किट करती है। एनवीसी को शॉर्ट सर्किट का कार्य करती है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, अतिरिक्त धारा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और ये 72 नंबर प्रश्न है।
तो यहाँ पे 72 नंबर अपन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल उत्पन्न होता है। तो भैया इलेक्ट्रिकल मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा बल होता है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं आर्मेचर है। आर्मेचर जो होता है इसके अंदर ईएमएफ होता है, ये ईएमएफ, और ईएमएफ होता है तो ये एसी ईएमएफ होता है, जबकि ये फील्ड होता है, और फील्ड पर जो होता है तो ये अपन डीसी देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम। तो दोस्तों यहाँ पे एक होती है लैप वाइंडिंग लेप वाइंडिंग, और एक होती है वेव वाइंडिंग। जो लेप वाइंडिंग होती है तो यहाँ पे समांतर वाइंडिंग होती है, और वेव वाइंडिंग होती है आपकी श्रेणी वाइंडिंग होती है। इसको अपन तरंग वाइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग वाइंडिंग, और इसी को गमन वाइंडिंग कहते हैं। जो लेप वाइंडिंग होती है, ध्यान रखना इसमें जो क्या होता है, यानी समांतर में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। जो समान होता है ये क्या होता है, निम्न होता है। तो ये वोल्टेज निम्न होगा, और धारा क्या होती है, उच्च। श्रेणी में क्या समान होता है, तो यहाँ पे धारा क्या होती है, समान, और धारा समान होती है तो ये निम्न होती है। तो धारा तो निम्न होगी और वोल्टेज क्या होता है, उच्च होता है। तो लैप वाइंडिंग को अपन क्या कहते हैं, समांतर वाइंडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ये, तो 74 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 74 नंबर है श्रेणी मोटर। तो भैया श्रेणी मोटर होती है ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे, और श्रेणी मोटर है तो यहाँ पैदा होगा, भाई यहाँ वोल्टेज देते हैं तो V, तो यहाँ बैक ईएमएफ होता है, और बैक ईएमएफ कम होता है तो इसमें जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ये वोल्टेज ड्रॉप और ये वोल्टेज ड्रॉप। तो IaRa प्लस ISeRse, तो यहाँ पे ये होता है, तो यहाँ पे VV, ये दो तो कटे गए, V इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होता है। अगला लास्ट प्रश्न अपन देख रहे हैं, और ये है आज का लास्ट प्रश्न। तो दोस्तों डीसी मशीन में चाल नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड, कौन सी विधि, वार्ड लियोनार्ड जो विधि होती है ये कौन सी है, तो अपन बता रहे हैं वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है। और इसमें टोटल कितनी मशीन होती है, 3। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक तो होती है 3 फेज परेड मोटर होती है, दूसरी होती है डीसी जनरेटर, और यहाँ पे होती है कि डीसी मोटर। तो 3 मशीन होती है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे सी ऑप्शन राइट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे आज के आपके कितने 75 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।